हेलो स्टूडेंट। तो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ठीक है, आज हम बात करेंगे इकोनॉमी सिस्टम। हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। अभी अर्थव्यवस्था जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अभी बजट आया 2025 में, नया बजट आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम कोई सिलेबस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है आपके लिए एक हिसाब से। और मैं बता दूं आपको, एसएससी रेलवे में कहीं ना कहीं बजट का भी क्वेश्चन पूछेंगे, और बजट में से 2 या 3 तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि आपके पेपर में इकोनॉमी आती है और इकोनॉमी में बजट तो आएगा ही। ठीक है, तो वो आपके लिए तो भाई मोस्ट है। अब आप पढ़ें ना पढ़ें वो आपका काम है। ठीक है, मैं तो स्टार्ट करता हूँ अब यहाँ से। ये तो उसकी थीम है, इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो थीम है, लिखी रहने दो। ये थीम है यहाँ पर। तो बजट, भारत भारत बजट 2025 आर्थिक परिवर्तनों का मार्गदर्शन। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है मुख्य चीज़। ठीक है, भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन है तो वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि एक सबसे पहले मैं अपने पेन को थोड़ा पतला करता हूँ यार, ये तो ज़्यादा ही हो गया कुछ। अब हम इसमें देखेंगे कि मजबूत विकास और एक मौद्रिक नीति। तो मजबूत विकास में वो क्या बता रहे हैं कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर्ज किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मौद्रिक नीति की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके एक सावधानी पूर्वक मौद्रिक नीति का पालन। देखो, मैं आपको बता दूं इकोनॉमी का क्या होता है कि जो बैंक है ना, बैंक, अब बैंक क्या काम करती है कि ऋण क्या करती है, अधिक बढ़ा देती है। ऋण क्या करती है, अधिक बढ़ा देती है। ऋण बढ़ा देती है तो जो जनता है ना, जनता को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है बैंक को। तो जब जनता बैंक को ज़्यादा पैसा देती है तो जनता के पास पैसा नहीं बचता उतना। जब जनता के पास पैसा नहीं बचता तो जनता के पास मुद्रा आपूर्ति की कमी हो जाती है, और साथ साथ उनकी जो मुद्रास्फीति है उसकी भी कमी हो जाती है, क्योंकि फिर वो बिना पैसे की नहीं चलती। ठीक है, तो जब मुद्रा आपूर्ति कम होती है तो मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। अब पढ़ना है हमको बजट के प्रस्ताव। सबसे पहले देखें बुनियादी ढांचे में निवेश। तो हम देखें कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव है, और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा है। ठीक है, रोजगार और आर्थिक को, ये आर्थिक स्थिति के बारे में। जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के वित्त पोषण में वृद्धि से मानव पूंजी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें किसी क्षेत्र में क्या दिया है, हमारे सरकार का योगदान क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र में निवेश पर जोर। किसानों के लिए यदि निवेश करेंगे तो थोड़ी उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भारत में ना 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। जब अधिक से अधिक कृषि पर निर्भर है तो सबसे पहले मजबूत करनी पड़ेगी, वरना हर एक उद्योग, इंडस्ट्रियल सब कुछ कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो जब जहाँ से सारा जुड़ा हुआ है कनेक्शन, तो उसको पहले हमें मजबूत करना पड़ेगा। जब हमारी जड़ मजबूत नहीं रहेगी तो पेड़ अपने आप गिर जाता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम एक ग्राफ है, राजकोषीय घाटे और ऋण प्रबंधन। राजकोषीय घाटा अनुमानित स्तरों के आसपास रहने की संभावना है, जो राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सावधानीपूर्वक ऋण पर निर्भर है। ऋण प्रबंधन की बात करें तो सरकार ऋण प्रबंधन में सावधानी बरत रही है, और यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण स्तर नियंत्रण में रहे और आर्थिक स्थिरता को नुकसान न पहुंचे। देखो, सरकार का कहना है यदि सरकार ऋण बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी, ऋण, तो जनता का पैसा सरकार के पास चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी टैक्स। अब सरकार जब टैक्स कम कर दी तो जनता के पास पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि यदि सरकार, देखना एक मिनट, जैसे टैक्स लगना है हमें 10% देना है, और सरकार ने 5% की हमें छूट दे दी, तो हमें कितना देना है, 5%, और 5% जो बचा है वो मेरे ही जेब में रहेगा। ठीक है, तो 5% की छूट देने से जो 5% बचता है वो हमारी जेब में रहेगा, तो यानी कुछ ना कुछ तो जनता के पास बचता है। टोटल 10% ले लेगी तो कुछ नहीं बचता, फिर पैसा कम हो जाता है। ये मतलब होता है इसका।
यही बैंक का होता है। स्थिरता बजट का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। जो दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था उसको सुनिश्चित करना है और जो कि ऋण प्रबंधन में सावधानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोगों को ऋण के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि यदि सरकार बजट जो कर है टैक्स बढ़ा दे तो हमारे पास पैसा नहीं बचता, क्योंकि सारा पैसा चमट कर सरकार के पास चला जाता है। कर संरचना में परिवर्तन, इसमें हम देखेंगे कर की जो दरें हैं वो क्या, कुछ दरों में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर और दरें शामिल हैं जो व्यवसाय और व्यक्तियों पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो जो टैक्स होता है वो तो व्यवसाय पे हमेशा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब टैक्स हमें अधिक देना पड़ता है। लेकिन अभी टैक्स कितना कर दिया गया है, किसी भी इनकम पर, किसी भी व्यक्ति की इनकम पर टैक्स कितना कर दिया गया है, 12 लाख रुपए पर मंथ पर किसी को टैक्स नहीं देना है। ठीक है, 12 लाख पर मंथ पर किसी को टैक्स नहीं देना है। इससे ज़्यादा जिसकी इनकम है उसको देना है। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूँ, तो वीडियो देख लेना और समझ लेना। ठीक है, व्यवसाय और निवेश के लिए निहितार्थ, इसमें हम बात करेंगे निवेश और बजट का जो उद्देश्य है वो निवेश को आकर्षित करना है और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, रोजगार के अवसर पैदा करना। कोई इंडिया में भी रोजगार बहुत कम है, इसीलिए रोजगार बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय की बात करें तो बजट में ऐसे उपाय शामिल हो सकते हैं जो व्यवसाय को बढ़ावा देंगे, जैसे कि कर में कमी या नई नीति। मैंने बताया था यदि टैक्स कम होगा तो जनता के पास पैसा होगा, जनता के पास पैसा होगा तो वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीद पाएगा। ठीक है, इससे आगे क्या, मुद्रास्फीति और खपत पर संभावित 15% मुद्रास्फीति और खपत 2%। हम बात करें तो बजट के उपायों में मुद्रास्फीति में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, जैसे कि खाद्य वस्तुओं या ईंधन पर करों में बदलाव। ठीक है, अरे सॉरी, ये 1.5% है यहाँ पर 2% है। ठीक है, और मैं यहाँ पर देखो खपत पर जो प्रभाव बजट प्रस्तावों पर निर्भर करता है, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं करों में बदलाव या वेतन में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति क्या कहती है, मुद्रास्फीति में थोड़ी ही वृद्धि हुई, यानी कि महंगाई में थोड़ी ही वृद्धि हुई। ठीक है, तो महंगाई जो थी वो थोड़ी कम हो गई है, अब पहले महंगाई ज़्यादा थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर निष्कर्ष और भविष्य के लिए दृष्टिकोण। तो 2025 का जो बजट है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं आपको कि ऐसे उपाय शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, नौकरी सृजन और सुधार के लिए तैयार हैं। इस साल बजट में ना बहुत ही कमी की गई है, जितनी भी महंगाई थी उसको कम। देखो जैसे मैं बता दूं आपकी, आप दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो क्लॉथ मिलते हैं, जो जूते मिलते हैं और जो भी कपड़े वपड़े हैं, इन पे सब पर क्या हो गई है, कमी हो गई है। और रिचार्ज वगैरह पे भी कमी हो गई है। ठीक है, रिचार्ज पर भी कमी हो गई है। तो बहुत सी चीज़ों पर कमी हो गई है, कुछ चीज़ें बढ़ भी गई हैं, क्योंकि हर एक चीज़ कम नहीं सकती। तो बस आज के लिए इतना ही, और आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। 100% में से 50% तो आई होगी, और आप दूसरा देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे एक बार। मैंने बाकायदे पीपीटी से पढ़ाया उसमें। ठीक है, तो आप उसको समझ भी सकते हैं आराम से। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।